बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस एंड सॉरी फॉर द डिले कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको मेघालय का क्वेश्चन पेपर डीएचएस का चैनल पर जल्दी अपलोड है जो किया जाएगा एंड सॉरी फॉर डिले। तो आज की क्लास में हम जो मेघालय में हाल फिलहाल में एनएचएम के थ्रू पेपर हुआ था डीएचएस स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, अभी परमानेंट के लिए फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो जो भी लोग अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं डीएचएस का, मेरा यहाँ पे एक ही मोटिव है कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी अपकमिंग टाइम में एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि मेघालय में पेपर वो कैसे देंगे, क्या देंगे। ये पेपर मेरे पास एक कैंडिडेट ने ही भेजा हुआ था, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी कि जो सीएचओ या जो एनएचएम या जो स्टेट लेवल स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं वो सब इसी के जैसे सेम एज होते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग ये पेपर देख रहे हो और जिन्होंने पहले चैनल पर प्रीवियसली तैयारी की होगी उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या एनएचएम के पेपर सेम आते हैं जो अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। तो वो मेरी तरफ से तो मैंने इतने जो भी पेपर्स देखे हैं और इस पेपर को देखा है तो सेम एज क्वेश्चन, इवन 30-40% तक क्वेश्चंस हैं जो मैच कर रहे हैं, सेम वही के वही क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी पेपर को, किसी भी लेट से एमपी एनएचएम का एक पेपर उठाइए और इस पेपर में देखिए आपको कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं। मैं ज़्यादा के लिए नहीं कहूँगी आपको, ओनली सिंगल पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं डीएचएस एग्जाम के लिए उनको मैं बता दूँ, एनएचएम एग्जाम या सीएचओ स्टेट लेवल एग्जाम के लिए मेडिकल एंड नर्सेज आपकी ऑफिशियल बुक है, ऑफिशियल बुक है, फ्लिपकार्ट पर है, आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं जैसे में आप कंफर्टेबल हो। अभी बम्पर ऑफर चल रहा है बुक पर, अभी मे बी जो एमआरपी है, एमआरपी के अकॉर्डिंग है जो अभी बुक की प्राइस है जो बहुत ही ज़्यादा कम की गई है। 530 प्राइस है जो अभी रिसेंट में बुक की, सॉरी 530 और 540 के आसपास है जो प्राइस है बुक की। तो जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं वो बुक को बेझिझक होकर ऑर्डर कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया गया है जिससे हर एक कैंडिडेट बुक को अफोर्ड कर सकता है। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप है जो बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो अभी रिसेंट में बुक पर जो ऑफर चल रहा है उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जो ऑफर है कम टाइम के लिए दिया जाता है, कभी सेम एज रख दिया जाता है। बुक मेरी तरफ से 200% गारंटी है कि आप किसी भी स्टेट का डीएचएस स्टाफ नर्स या एनएचएम स्टाफ नर्स या फिर इवन आप रेलवे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के 4 पेपर उठा के देखिए और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के पेपर देखिए, आपको क्वेश्चन मैच करते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपको यहाँ पे रहा, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन आर द यूरिन फॉर्मेशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो सभी प्रोसेस हैं किसी एक को छोड़कर कौन सी प्रोसेस है जो नहीं है? फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फिर मिक्सचुरेशन। तो फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सीक्रेशन है, लेकिन मिक्सचुरेशन नहीं होगी। मिक्सचुरेशन क्या है जो यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डार्क ब्लैक कलर से आंसर हैं, कुछ आंसर्स यहाँ पे गलत भी मैच किए गए हैं, तो जो आपको यहाँ पर रेड कलर से मैच करवाए जाएंगे वो आपके सही आंसर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट एविडेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों के जब आपको पता होंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप याद रखें 2 हार्मोन मेनली रिलीज करता है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। क्या है? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, एविडेंट का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन वो रिलीज करने का काम कौन करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो हार्मोन होगा आपका यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? होगा आपका ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन याद रखने हैं। यदि ज्यादा पूछे मोस्ट एविडेंट तब आपको कहना है ग्रोथ हार्मोन। क्या होगा?
ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन द बॉडी, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा टिश्यू कौन से हैं, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन में नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव या फिर मसल टिश्यू। तो हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं कनेक्टिव टिश्यू। कौन से? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई होप आपको क्वेश्चन पेपर आज प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो, कोई भी डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा है कि आरबीसी का जो जीवन काल है कितना होता है। 2 से 5 दिन, 6 से 8 दिन, 8 से 11 दिन या फिर 9 से 12 दिन तक का। तो लेट से जो एक ड्यूरेशन होता है, आइडियल ड्यूरेशन होता है 8 से 10 दिन तक का। कितना? 8 से 10 दिन तक का। प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बस का मतलब ही क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब यहाँ पर जो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है कितना? 8 से 11 दिन का। कितना होगा? 8 to 11 डेज का। जनरली 8 to 10 डेज होता है, बट एज एन ऑप्शन की हम बात करें तो आपका आंसर होगा कितना? 8 से 11 दिन का। अगले क्वेश्चन में कहा है एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें कौन से पार्ट है यहाँ पर? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, या फिर शोल्डर गर्डल विद द अपर लिम, पेल्विक गर्डल विद द लोअर लिम, रिब्स, स्टर्नम एंड द शोल्डर गर्डल। क्या होगा यहाँ पर? तो एक्सियल स्केलेटल में टोटल 80 बोन होती हैं। कितनी? टोटल 80 बोन्स यहाँ पे होती हैं। टोटल बोन्स की बात करें तो 206 होती हैं हमारे शरीर की, लेकिन यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल में कितनी होंगी? 80 बोन्स होंगी। तो इसमें पूरी स्कल बोन आ जाएंगी, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, रिब केज आ जाएगा आपका, और स्टर्नम आ जाएगा। क्या होगा? रिब केज आएगा और स्टर्नम आएगा। तो यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो यहाँ पे पार्ट होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर एंड रिब केज, और रिब केज के साथ में स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? जिसमें ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है स्टर्नम को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टोटल जो बोन है यहाँ पर टोटल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों में से फिर जो अपेंडिकुलर और एक्सियल सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी। तो सभी केमिकल प्रोसेस का जो जुड़ाव है, सम का मतलब होता है जुड़ना एक तरीके से। तो यहाँ पर वो क्या होगा? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या फिर मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा ये? तो ये यहाँ पे कहलाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। क्या होगी ये प्रोसेस? ये कहलाएगी आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच ने की थी ये खोज, फर्डिनेंड कॉन ने, एडविन जॉन बटलर या फिर एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। एक चीज और बता दूं, जो भी लोग डीएचएस का पेपर दे रहे हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो अभी ये तो मेघालय का पेपर है आपका जो ऑफिशियल पेपर है। अभी अपकमिंग टाइम में और जो प्रीवियसली भी मैंने चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग स्टेट के डीएचएस क्वेश्चन पेपर अपडेट किए हैं, जिसमें आपका नॉन नर्सिंग नहीं आया, ओनली नर्सिंग पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज उन पेपर्स को भी एक बार चेक कर लीजिए, चैनल पर अपडेट किए गए हैं। और जो लोग डीएचएस का पेपर दे रहे हैं मैं उनको 200% एश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको एनएचएम के क्वेश्चन है जो यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज ऑल्सो नोन एज जील नेल्सन स्टेनिंग। हमने जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर पैथोलॉजी पढ़ा है उसमें सबसे पहले आपको जील नेल्सन टेक्निक पढ़ाई जाती है। आफ्टर पैथोलॉजी की डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टरलाइजेशन के बाद जील नेल्सन स्टेनिंग पढ़ी है हमने। जील नेल्सन स्टेनिंग यूज की जाती है, और इसका दूसरा नाम जील नेल्सन स्टेनिंग यूज की जाती है एसिड फास्ट वेसिलाई के लिए।
एसिड फास्ट बैसिलाई मतलब ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और यहाँ पर जीन नेल्सन स्टेनिंग का दूसरा नाम होता है एसिड फास्ट, क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग इसका दूसरा नाम होगा। अगले क्वेश्चन में कहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होगा, कांटेक्ट से, एयरबॉर्न से, पैरेंटल रूट से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता कब है, जब आप हॉस्पिटल में मोर देन 24 to 48 आवर तक रह लिए हो। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट भी हो सकता है, पैरेंटल भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस सभी रीजन से आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसको हम कहेंगे वो होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन इन ऑपरेशन थिएटर फॉर डिसइंफेक्शन इज डन बाय। तो फ्यूमिगेशन के लिए गैस यूज की जाती है, फ्यूमिगेशन ओटी में किया जाता है। तो यहाँ पर जो गैस यूज की जाती है, देखिए जिन्होंने यहाँ पे मार्क किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बेचारे सबको मारने की प्लानिंग है क्या भाई जिसने भी यहाँ पे मार्क किया है। तो फ्यूमिगेशन के लिए जो गैस यूज होती है वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। इसकी जो मशीन है, फ्यूमिगेशन की जो मशीन होती है एक, वो एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस है जो कॉमनली यूज की जाती है इसके लिए, ओटी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, विच इम्यूनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर हॉस्पिटल स्टाफ। तो जो भी लोग हॉस्पिटल में जॉब वगैरह करते हैं उनको कौन से इम्यूनाइजेशन की जरूरत है, हेपेटाइटिस ए, टीटी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस बी। तो जब भी आप बहुत सारी जगह के फॉर्म भरते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा निडल प्रिक होने के कारण हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का क्या है, नेसेसरी कर दिया गया है हॉस्पिटल स्टाफ को स्पेशली, चाहे वो नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, या वहाँ के अटेंडर्स हो, या वार्ड बॉय हो, कोई भी हो, उन सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगे होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर हैंडलिंग स्पिल। तो यहाँ पर जो डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाएगा हैंडलिंग स्पिल के लिए, कुछ भी फैल गया, गिर गया, ब्लड ही गिर गया, तो क्या होगा, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 5% ब्लीच सॉल्यूशन या फिर ब्लीच 2% ब्लीच सॉल्यूशन। क्या यूज किया जाएगा, गिर गया है तो जो हैंडलिंग स्पिल्स के लिए यूज किया जाएगा वो क्या होगा, होगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। कितना होगा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इट्स कॉल्ड। जो सब्सटेंस हमारे शरीर के लिए ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए, टिश्यूज की जो तोड़फोड़ हुई उसको सुधारने के लिए जरूरी है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स या फिर प्रोटीन्स। कौन से सब्सटेंस होंगे, वो कहलाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे आपके न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विथ कैल्शियम टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग बोन। सबको पता है कि हमारे शरीर में हड्डियों के लिए जरूरी क्या है, कैल्शियम। आपने देखा होगा बचपन से ही आपके मम्मी पापा लोग आपको दूध क्यों देते हैं, उनको पता है, उनको ये पता नहीं है इसमें कैल्शियम है, उनको ये पता होता था कि इससे हड्डियां मजबूत होंगी, एनर्जी मिलेगी आपको। कैल्शियम जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपने ओनली कैल्शियम बस लिया, शरीर में विटामिन डी की कमी है, बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, इसीलिए विटामिन डी भी क्या है, जरूरी होगा। नेक्स्ट वन, वाटर इन द एडल्ट वेट इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो एडल्ट बॉडी है उसके हिसाब से हमारे शरीर में कितना पानी होना चाहिए, 85%, 60%, 70%, 80%। 60 और 70 में से एक होगा आंसर। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मुझे पता है, इवन आपको भी पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे। 60 और 70 दो में से कुछ एक होगा आपका। 85 और 80 को आप छोड़ दीजिए, 60 और 70% में से कोई एक को आप मार्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, विच लिक्विड डाइट इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर अनेबल टू टॉलरेट। कौन सी डाइट की जाएगी जो मरीज टॉलरेट नहीं कर पाएगा? कैलोरीज, सॉलिड फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर फैट्स? क्या देंगे आप? फैट्स तो देंगे नहीं यदि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बेचारा कहाँ पचाएगा जब उसको नॉर्मल फूड नहीं, लिक्विड डाइट ही नहीं वो डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो वो लिक्विड डाइट होगी कैलोरीज में। क्या होगी? कैलोरीज में, कि मरीज को जितनी कैलोरीज की जरूरत है वो पूरी हो जाए यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट डेप्लीटेड सब्सटेंस आफ्टर अ डे ऑफ फास्टिंग। यदि आपने व्रत वगैरह रखा है तो आफ्टर द फास्टिंग के बाद जो सब्सटेंस डेप्लीकेट होंगे वो क्या होंगे? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लाइकोजन, हमारा शरीर ग्लूकोज को जो भी खाना पीना खाता है ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो आफ्टर द फास्ट के बाद है जो हमारी एनर्जी है वो कैसे मिलेगी? वो होती है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट वन, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स के लिए दूसरा नाम क्या है? बाइजेमिनल पल्सस अल्ट्रेंस, वाटर हैमर पल्स या फिर बाउंडिंग पल्स। क्या नाम दिया जाएगा? कोलैप्सिंग पल्स को कहा जाता है कॉरिजन्स पल्स या फिर वाटर हैमर पल्स। क्या कहलाएगी? वाटर हैमर पल्स। क्या होगा? वाटर हैमर पल्स और कोलेजन पल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न सस्पेक्टेड। यदि मरीज है जो केमिकल बर्न हुआ है, मतलब कुछ केमिकल वगैरह ऊपर गिर गया है, मान लीजिए एसिड अटैक वाला है, तो यहाँ पर मोस्ट इनिशियल केयर क्या हुई? इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, रिमूव ऑल द ड्रेसिंग्स, प्रोवाइड काम इन्वायरमेंट, एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर फॉर 20 to 30 मिनट। हमने हमेशा पढ़ा है जब यदि केमिकल बर्न का मरीज हो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जहां पर भी वो केमिकल गिरा उस एरिया को कंटिन्यू 20 से 30 मिनट तक फ्लश्ड आउट करते रहें। यदि पानी का बहाव तेज है तो उससे करेंगे और बेटर होगा। 20 to 30 मिनट तक बिना किसी देर के जहाँ जो भी पानी अवेलेबल हो आप उस पानी से जहाँ पे भी केमिकल गिरा है उसको क्या करना है? फ्लश्ड आउट करना है। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट फॉर आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क और रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। सो लेट से कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है हॉस्पिटल में, आपका पेशेंट है या तो कोल्ड मिल्क पी लिया, ठंडा मिल्क पी लिया, आफ्टर दैट आप कितने टाइम तक वेट करेंगे कि अभी आपको ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है? 5 to 10 मिनट, 10 to 20 मिनट, 20 to 30 मिनट्स या फिर 30 to 40 मिनट। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में यदि कोल्ड मिल्क पिया है या हॉट मिल्क पिया है या गर्म चाय कॉफी कुछ भी पिया है तो हम वेट करते हैं 20 से 30 मिनट तक। यदि ओरल टेम्परेचर की बात की गई, ओरल की बात की गई है, क्योंकि यदि आपने कोल्ड मिल्क पिया, मरीज ने फीवर हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुई तो टेम्परेचर की काउंटिंग क्या होगी? लो आएगी। तो टेम्परेचर का जो काउंटिंग है फ़ारेनहीट या सेल्सियस में क्या होगी? लो होगी। गर्म दूध चाय पिया तो ज़्यादा निकल सकती है। इसीलिए आपको 20 to 30 मिनट तक का क्या करना होगा? वेट करना होगा। कितना? 20 से 30 मिनट तक का आपको वेट करना होगा ताकि एक्यूरेट रीडिंग आ सके। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द लास्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट गोइंग फॉर सर्जरी विल बी। यदि आपका मरीज सर्जरी के लिए जाने वाला है तो लास्ट प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है बिफोर सर्जरी। प्री ऑपरेटिव मतलब बिफोर सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि आफ्टर द सर्जरी। तो यदि आपका मरीज सर्जरी के लिए जाने वाला हो तो प्री ऑपरेटिव लास्ट असेसमेंट क्या होगा? नेम बैंड, साइंड कॉन्सेंट, एम्प्टी द ब्लैडर या फिर वाइटल साइन। एट लास्ट टाइम में आपकी प्रायोरिटी होगी एक बार वाइटल साइंस चेक करना स्टेबल है या नहीं। मरीज को हो सकता है कि नर्वसनेस के कारण या तो उसका बीपी भी शूट आउट हो सकता है, पल्स भी बढ़ी हुई हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि वाइटल साइंस को आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट वन, which of the following nursing intervention would be most important for determining fluid balance in a client with end stage renal disease? आपका मरीज एंड स्टेज रीनल डिसीज का मरीज है तो क्या इंटरवेंशन आपके होंगे? मॉनिटर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी,
मेजर फ्लूइड इनटेक आउटपुट, वेट डेली, या फिर रिकॉर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो यदि एंड स्टेज रीनल डिसीज वाला मरीज है तो आपकी प्रायोरिटी होगी डेली वेट चेक करना। वेट यदि मरीज का घटते जा रहा है तो भी पता चलेगा। तो यहाँ पर ना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ना इनटेक आउटपुट चार्ट, क्योंकि लास्ट स्टेज में है। तो यहाँ पर होगा आपका वेट डेली। नेक्स्ट वन, स्किन ब्रेक्स, एब्रेशन, ब्लिस्टर और स्वैलो क्रैटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। स्किन ब्रेक हो गई है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज तो नहीं है प्रेशर अल्सर की। अब बच्चे हैं 3, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, कौन सी स्टेज कहलाएगी ये? स्किन ब्रेक किस में होती है? सेकंड में। एब्रेशन मतलब थोड़ा छिला हुआ होगा, ब्लिस्टर होगा, क्रैटर एडिमा होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होंगे, तो वो होगी आपकी स्टेज सेकंड। कौन सी? स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड में तो फुल थिकनेस है, जो यहाँ पर आपकी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो सब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पर आपका होगा डीप टिश्यूज भी, यहाँ पर डीप टेंडन्स, यहाँ पर सब कुछ इन्वॉल्व होगा। तो ये होगी आपकी सेकंड स्टेज। नेक्स्ट वन, एन असेसिंग द एब्डोमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फिजिकल असेसमेंट? फिजिकल असेसमेंट के लिए सबसे सही सीक्वेंस होता है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। इससे आपको याद रखना है पेप, पी का मतलब है परकशन और पीए से होगा पाल्पेशन। पेपा भी याद रख सकते हैं आप, आइए पेपा। इसमें और इजी है, पेपा पे बहुत सारे बच्चे कार्टून देखते हैं, आप में से किसी के जिनके बच्चे होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पर आइए पेपा का मतलब इंस्पेक्शन करना है, ऑस्कल्टेशन करना है, परकशन करना है और पाल्पेशन करना है। आइए पेपा सबसे इजी है, मैंने इसलिए आपको बताया आइए पेपा। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय। यहाँ पर जो ग्लासगो कॉमा स्केल यूज की जाती है, डायरेक्ट आपको इसलिए बताया था कि कंफ्यूजन ना हो। कॉन्शियसनेस लेवल के लिए यदि कोई एक स्केल पूछी जाए, हमेशा चाहे आप डीएचएस पेपर दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो या एम्स का, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए ग्लासगो कॉमा स्केल। मैक्सिमम नंबरिंग होती है 15। कितनी? 15। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स रिफर्स टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। तो यहाँ पर आपके कौन से प्रिंसिपल हैं जो आपको क्या करते हैं कि दूसरों को आपको हार्म नहीं पहुंचाना है अपनी ड्यूटी के दौरान? क्या है? बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस, फिडेलिटी या वेरासिटी। यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये आपका कहलाएगा क्या? नॉन मालफिशियंस। क्या होगा? नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। आफ्टर सर्जरी के बाद आपकी क्या है जो यहाँ पर इंटरवेंशन होगा? ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे, रिकॉर्डिंग द इनटेक आउटपुट, चेकिंग द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। क्या प्रायोरिटी होगी आपकी इमीडिएटली आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, आफ्टर द सर्जरी के बाद? मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में यदि आपके पास क्वेश्चन सीजर्स के हों तब आपको उनको इंजरी से बचाना है। यदि आपको ब्लीडिंग वाले पेशेंट हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनके एयरवे मेंटेन करना, ब्लीडिंग स्टॉप करने का काम करना प्रेशर के साथ में। अब यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव है तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या? मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे। क्या होगा? मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट वन इज, अ पेशेंट इज रिसीविंग प्रेडनिसोलोन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। यदि आपके मरीज को प्रेडनिसोलोन दिया गया जो कि स्टेरॉइड्स हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या बनेगी? चेक द यूरिन आउटपुट अर्ली, चेक द ब्लड शुगर आवरली, या फिर चेक आवरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर चेक द लेवल ऑफ द ड्रग। क्या आप करेंगे?
तो यहाँ पर यदि आपके मरीज को प्रेडनिसोलोन दिया गया है तो यहाँ पे आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज भी कर सकता है। इंसुलिन के लिए जो यहाँ पर क्या काम करेगा, मेनली इंसुलिन जो आपके शरीर में बन रहा है उनको डिस्टर्ब करने के साथ साथ यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल हाई करने का काम भी ये प्रेडनिसोलोन है जो कर सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, चेक द ब्लड शुगर लेवल आवरली, हर एक घंटे में। नेक्स्ट वन, a nurse enters a room and find a patient lying on the floor. Which action should the nurse perform first? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है कि यदि आपके मरीज को आपने फ्लोर पे लेटा हुआ पाया, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? आस्क द पेशेंट व्हाट हैपन, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड, एस्टैब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव या फिर असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, यदि आपका मरीज फ्लोर पर है तो आपको चेक करना है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। क्या करना है, एस्टैब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव और नॉट, मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, उस चीज को आपके लिए चेक करना होगा। नेक्स्ट वन, नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग केयर प्लान फॉर हर पेशेंट। In which step of nursing process the nurse identifies the problem with the patient? यहाँ पर एक एज अ नर्स है, क्या है, एज अ नर्स यदि आप क्या कर रहे हैं, मरीज का केयर प्लान बना रहे हैं, क्या है, मरीज का केयर प्लान बना रहे हैं, तो कौन सी नर्सिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है? असेसमेंट में तो आप डेटा बस कलेक्ट करेंगे, डायग्नोसिस, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन, वो प्रोसेस क्या होगी, होगी आपकी डायग्नोसिस। क्या होगी, डायग्नोसिस, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाएगी किसमें, वो होगी आपकी डायग्नोसिस में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्क्रब नर्स इन द ओटी। तो ओटी में एक स्क्रब नर्स की क्या भूमिका होगी? वेरीफाई द इन्फॉर्म कॉन्सेंट, असिस्ट द सर्जन इन गाउनिंग एंड ग्लविंग, रिसीविंग द पेशेंट, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ओटी में एज ए स्क्रब नर्स की ड्यूटी होती है वहाँ के इंस्ट्रूमेंट को लेके कि एक आध इंस्ट्रूमेंट भाई सर्जरी के दौरान मरीज के अंदर ही तो नहीं छूट गया है, तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या है, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। नेक्स्ट वन, नर्स इज चेकिंग पेटेंसी ऑफ न्यू राइट आर्म एबी फिस्टुला, व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ द नर्स इन दिस कंडीशन। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपकी क्या है जो कंडीशन होगी, auscultate the right brachial pulse, auscultate and palpate the right radial pulse, measure blood pressure in the right arm या फिर palpate for thrill and auscultate root over the fistula। तो राइट आर्म में जो एवी फिस्टुला है आपकी प्रायोरिटी होगी पाल्पेट फॉर थ्रिल एंड ऑस्कल्टेट रूट ओवर द फिस्टुला, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, a nurse position the head of neuro patient in neutral position, she understand that it is important to। तो यहाँ पर यदि एक नर्स ने न्यूरो पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में रखा है तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज दिस रिड्यूस नेक मूवमेंट टू प्रिवेंट वॉमिटिंग, फैसिलिटेट वीनस ड्रेनेज फ्रॉम ब्रेन, मॉनिटर जुगुलर वेनस प्रेशर। किसके लिए यहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको मैं हिंट कर देती हूँ, सी और डी इन दो में से एक आपका आंसर होगा, सी या डी इन दो में से एक आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि 1000 ml नॉर्मल सलाइन दिया गया है, 8 घंटे में इन्फ्यूज करना है, फ्लो रेट है यहाँ पर 15 ड्रॉप्स पर ml 15 GTT, तो आपका आंसर क्या होगा, 20 ड्रॉप्स पर मिनट, 24, 28 या फिर 31। तो यहाँ पे आपको इसके लिए कैलकुलेट करना होगा, जो कैलकुलेट करके निकल के आएगा वो होगा आपका क्या, 31 ड्रॉप्स पर मिनट, क्या होगा 31 ड्रॉप्स पर मिनट। अगले क्वेश्चन में आपकी ब्रेडन स्केल फिर से आ गई भाई। ब्रेडन स्केल क्यों यूज की, किसके रिस्क के लिए होती, डेक्यूबिटस अल्सर, डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन या फिर यूटीआई के लिए। तो डेक्यूबिटस ब्रेडन स्केल यूज की जाती प्रेशर अल्सर और डेक्यूबिटस अल्सर के लिए।
कि किस स्टेज पे पहुंच गया, कितने स्कार फॉर्मेशन है, क्या क्या है जो इंजरी, जो किस लेयर तक पेनिट्रेशन हो गया है, वो सब के लिए। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स डायरेक्टली इनटू द टिश्यू इज नोन एज। तो बॉडी में डायरेक्टली जो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं टिश्यूज में, वो क्या है? टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर माइक्रोवेव थेरेपी, ये कहलाती है आपकी क्या क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाती है ब्रैकीथेरेपी। पैथोलॉजी की बुक में हमने पढ़े हैं सेकंड यूनिट में टेलीथेरेपी, और जो ऑन्कोलॉजी है उसमें भी पूरा ट्रीटमेंट पढ़ा है। तो टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, कीमोथेरेपी, माइक्रोवेव थेरेपी, तो जो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स किए जाते हैं डायरेक्ट टिश्यूज में, जहाँ पे भी ट्यूमर वगैरह हुआ हो, तो वो कहलाती है ब्रैकीथेरेपी। नेक्स्ट वन, हार्मोन एलिवेशन इन द पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म। नवाडेज सबसे कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। तो जो हार्मोन डिस्टर्ब होता है जनरली, इसमें TSH होता है। TSH क्या है? TSH, इसका लेवल हाई होने लगता है। नेक्स्ट वन, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब आया था? ये आया था 1912 में। इजीली सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर भी आपको बता दिया है कि इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कब पास हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी नहीं है? अल्ट्रिज्म, रेशनलाइजेशन तो है, एग्रेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन एल्ट्रिज्म नहीं होगी। क्या है? एल्ट्रिज्म नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, क्या है? इम्पल्स, इल्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर फोबिया। फोबिया तो नहीं है, ना ही ये यहाँ पर आपका इम्पल्स होगा। अब आपका क्या बचता है? ये कहलाएगा हेलुसिनेशन। क्या है? हेलुसिनेशन। नर्सिंग में बहुत क्वेश्चन आता है, पूरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। मेरा मकसद एक ही था कि जो भी लोग अपकमिंग DHS के फॉर्म भरे हुए हैं वो पेपर देखें कि कैसा पेपर आता है, और आप लोग NHM के पेपर्स भी लगा के देख सकते हैं सॉल्व करके, मतलब कि आप कितनी हेल्पफुल वो पेपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमनेस्ट टाइप ऑफ पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। तो कॉमन टाइप क्या है पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस का? आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या मेंटली डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा? पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। साइकोसिस डेवलप होने में समय लगेगा, डिप्रेशन में भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो फास्ट और कॉमन रीजन यहाँ पे पूछा है तो वो होता है पोस्टपार्टम ब्लूज। क्या है? पोस्टपार्टम ब्लूज। नेक्स्ट है कन्फेबुलेशन। तो कन्फेबुलेशन एक मेमोरी प्रॉब्लम है जिसमें मरीज झूठ बोल के जो भी मेमोरी गैप है उसको फिल करने की कोशिश करता है। तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स स्टोरीज टू फिल इन मेमोरी गैप्स। कन्फेबुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि झूठी मेमोरी बनाने के लिए फिलअप करना, झूठी स्टोरीज बनाना। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट अ न्यूरेटिक ट्रेट। न्यूरेटिक ट्रेट में थम सकिंग होगा, स्टेमरिंग होगी, मतलब हकलाना, कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, सॉरी कॉम्पिटिटिवनेस न्यूरेटिक में नहीं होगा। एन्यूरेसिस जो एक होगा बेड वेटिंग, इसको हम कहेंगे। थम सकिंग, स्टेमरिंग, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस आई थिंक सो नहीं होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंडीशन इज प्राइमरी इंडिकेशन फॉर ECT। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या जो प्राइमरी कब दी जाती है? जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जो मरीज पे काम ना करें, वो दी जाती है मेनिया में, बाइपोलर, डिप्रेशन। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर होगा मेजर डिप्रेशन में। क्या है? मेजर डिप्रेशन में यदि मरीज को मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं मिला है तब डॉक्टर क्या करते हैं? ECT देने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर अ फिजिकल पेशेंट हु अटेम्प्ट सुसाइड प्रीवियसली इज। यदि आपके मरीज ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की है तो आपकी प्रायोरिटी क्या बनेगी?
पहले ऑप्शन में आस्क द पेशेंट फ्रैंकली इफ शी हैज अ थॉट ऑफ हैज प्लान्स टू कमिटिंग सुसाइड। आप उससे पूछेंगे जाके कि आपके मन में दिमाग में तो आ नहीं रहा सुसाइड करने का। दूसरे में अवॉइड ब्रिंगिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ सुसाइड, बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर आपको घर में ऐसी चीज़ें नहीं लाना है इससे सुसाइड कर सके। तीसरा है एक्टिविटी इन्वॉल्व द पेशेंट इन द यूनिट एक्टिविटी सो दैट ही और सी विल नॉट थिंक ऑफ सुसाइड। ये आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। इसलिए होगा कि जब मरीज बिजी रहेगा तो उसके पास सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस नहीं होंगे। और सुसाइड पर्सन कब करता है? मेंटली डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन का शिकार हुआ हो। सुसाइड यदि प्रीवियसली किया है मरीज ने तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि मरीज को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखें जिससे उसके मन में सुसाइड के थॉट्स है जो ना आए। नेक्स्ट है हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट बाय। तो हेड कंट्रोल जनरली 3 to 4 मंथ के बाद होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 में तो भाई किसी भी बच्चे का हेड कंट्रोल नहीं होगा। तो हेड कंट्रोल होने के लिए सही टाइम होता है 3 महीने तक। कितना? 3 से 6 महीने, 3 से 4 महीने होते हैं जनरली। नेक्स्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में कॉमन रीजन क्या है न्यूनेटल डेथ का? सबको पता है। पहला तो है आपका प्रीमेच्योरिटी, समय के पहले बच्चे का जन्म हो जाना। और उस जन्म के बाद बच्चे में कुछ ना, समय से पहले यदि बच्चे जन्म लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी होती है। तो यहाँ पर वही है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रीमेच्योरिटी, कॉमन रीजन है। नेक्स्ट है अ मदर इज प्रिपेयरिंग टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। एक माँ अपने बच्चे को फीड कराने के लिए प्रिपरेशन करती है। It would be the value of her if she were acquainted with him। क्या यहाँ पर वैल्यू करेगा फीडिंग के लिए? मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग, ग्रास्प या फिर कफ? जो बेस्ट रिफ्लेक्स यहाँ पे होगा वो होगा रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा? रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोस्ट इंडिकेटिव साइन ऑफ निमोनिया इन 1 year old चाइल्ड विथ कफ एंड फीवर। यदि बच्चे को सर्दी खांसी है, बुखार है साथ में, और कौन से साइन है जो इंडिकेट करेंगे कि बच्चे को निमोनिया है? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन एंड फीवर, ग्रंटिंग इन रेस्पिरेशन रेट मोर देन 60 पर मिनट, टेम्परेचर 39 डिग्री इन रेस्पिरेशन 60। तो जो यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया, ग्रंटिंग हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हाई होना, फीवर ऑलरेडी बच्चे को है, खांसी भी है, तो ये सब लक्षण होंगे किसके? निमोनिया के। किसके होंगे लक्षण? कहलाएंगे निमोनिया के। नेक्स्ट वन इन्फेंट विथ नो सोशल स्माइल। यदि बच्चा सोशल स्माइल नहीं करता है, नो आईब्रो, प्रोट्रूड टंग है, डायग्नोस क्या होगा? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं हिंट कर देती हूँ आपको, या तो बी होगा या फिर सी होगा। बी होगा या फिर सी होगा। नेक्स्ट है मिनिमम ऑफ हाउ मेनी डोज ऑफ ओपीवी मस्ट बी गिवन टू अंडर 5 चिल्ड्रन। तो एटलीस्ट कितने डोज हैं जो दिए जाने चाहिए? एटलीस्ट कितने डोज है जो दिए जाने चाहिए? तो वो है टोटल 4। कितने? 4। फिर थंब सकिंग इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम इफ इट कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ। थंब सकिंग यदि 2 साल से ज़्यादा की उम्र तक जाती है देन ए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आफ्टर 2 ईयर के बाद। नेक्स्ट वन a 29-year-old child was brought to the OPD. The parents with complaint of not eating anything। बच्चे के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत है नाउअडेज कि उनका बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है। एग्जामिन किया तो बच्चे का वजन 11.5 किलोग्राम निकला है, हाइट 80 सेंटीमीटर है। क्या मैनेजमेंट बताएंगे आप? एडवाइस मल्टीविटामिन टॉनिक, फोर्स टू ईट, इन्वेस्टिगेट टू यूटीआई, या फिर टेल पेरेंट्स टू स्टॉप वरिंग। यदि बच्चे का वजन 2 साल की उम्र में 11.5 किलोग्राम है, मतलब कि बच्चा 2.5 kg का भी हुआ होगा, तो बच्चे ने जो 4 गुना वजन हो जाता है उसको भी क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि कुछ नहीं करना है आपको, आप शांति से रहिए, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पेरेंट्स को कहें कि आप चिंता ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
When administering an intramuscular injection to an infant, which side should the nurse use? यदि आप IM इंजेक्शन बच्चे को देते हैं, आप वो IM आपकी वैक्सीन हो सकती है, कोई मेडिकेशन हो सकती है, तो यहाँ पर आपको किस रूट से देना है? ऑप्शन में है आपके डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल या फिर वास्टस लैटरलिस। तो होगी आपकी वास्टस लैटरलिस मसल्स। कौन सी? वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट, द क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल कब है जो क्लोज होते हैं? ऑप्शन में है आपको 1 मंथ, 9 मंथ, 18 मंथ या फिर 2 ईयर। तो 1.5 साल की उम्र तक क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्या होंगे? 1.5 साल की उम्र तक है जो क्लोज होंगे। तो वो होता है 18 महीने। इतना 18 महीने। पोस्टीरियर पहले क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज a new mother is concerned because her baby has jaundice. Nurse understand that jaundice is a। तो यदि बच्चे को क्या है? जॉइंडिस हुआ है, तो एज अ नर्स आपको क्या पता होना चाहिए? appears at 2 to 3 days of life, normal condition that appears 8 to 24 hours after birth, abnormal condition that appear within the first 24 hour of life, या फिर abnormal condition that appear within first 2 to 3 days of life। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए, यदि 2 से 3 दिन में हो रहा है, मतलब कि ये क्या है? नॉर्मल ही है। बच्चे में जो RBC का डिस्ट्रक्शन होता है उसके कारण एक कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि नॉर्मल है 2 से 3 दिन में, और विद इन 1 वीक में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो PPH का मेन रीजन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी, प्री मैच्योर प्रेगनेंसी या फिर एटॉमिक यूट्रस। जो कॉमन PPH का रीजन है वो एक ही है, वो होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, तो मतलब कि एटॉमिक यूट्रस। नेक्स्ट वन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। तो अबॉर्शन के लिए जो मेडिकेशन यूज की जाएगी वो क्या होगी? प्रोस्टाग्लैंडिन, एर्गोमेट्रिन, मीथोट्रेक्सिट या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट। कौन सी ड्रग यूज की जाएगी अबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए? तो वो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सी? प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट वन, इंटरमिटेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन कैन बी इलेक्टेड बाय प्लेसिंग पाम ऑन द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड। तो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, यदि यूट्रस के यहाँ पे हाथ रखते हैं तो क्या? यूट्राइन सफल, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, लाइटनिंग या फिर क्विकनिंग। तो ये कहलाते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? ये है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलेगा? 14 हफ्ते के, 28, 32 या फिर 36 वीक। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलता है जनरली 14 से 20। ऑप्शन में आपको 20 आए तो 20 को मार्क कर सकते हैं। आफ्टर 20 वीक के बाद ही देखने को मिलता है जनरली। ऑप्शन में यहाँ पर 20 के पहले की जो वैल्यू है वो है 14, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द कॉर्ड इट इज एवरेज। हमने जनरली 50 टू 60 सेंटीमीटर एक एवरेज पढ़ी है लेंथ। डायमीटर का मतलब ये है जो अम्बिलिकल कॉर्ड की, ये पूछा है डायमीटर, ये कितना होगा? नेक्स्ट वन, a preemie gravida is entered to the labor room. Assessment reveals she is an early part of the first stage of labor. Her pain is likely to be most intense. यदि प्रीमी ग्रेविडा एडमिट है लेबर रूम में, असेसमेंट में पता चला है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। फर्स्ट स्टेज में क्या होती है? प्रोग्रेसिवली सर्विक्स डायलेट होती है। तो यहाँ पर पेन इंटेंस कब होंगे? मोस्ट ऑफ द पेल्विक गाइडल में, सॉरी अराउंड द पेल्विक गाइडल एंड अपर आर्म, अराउंड द पेल्विक गाइडल एंड द पेरिनियम या फिर एट द पेरिनियम। कहाँ पे सबसे ज्यादा पेन होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में सबसे ज्यादा पेन होता है कहाँ पर? अराउंड द पेल्विक गाइडल में। पेरिनियम कवर होगा सेकंड में, जब बच्चा बाहर आने लगता है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, पेल्विक गर्डल में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट डोज ऑफ टीटी। तो टीटी का पहला डोज दिया जाता है कब, 16 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब दिया जाएगा, 16 to 24 वीक की प्रेगनेंसी में। अगले क्वेश्चन में है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मली टेक्स प्लेस एट द। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन, या फिर इंटरस्टियल एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, याद रखें आप। अगले क्वेश्चन में है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड में। तो ये होस्ट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एजेंट हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर तो इसका पार्ट है ही नहीं। तो आपका आंसर भी क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर। जिन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 50 बार पढ़े उनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर ओनली पेपर देखना है कि पेपर कैसा आया हुआ था। अगले में कहा है कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन साइमल्टेनियसली इन। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन किसके लिए किया जाता है, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स और रेबीज। अब मैं बता दूं आपको, इन दो में से एक मार्क करना है, रेबीज और हेपेटाइटिस। मोस्ट ऑफ द आंसर आपका हेपेटाइटिस बी ही है। नेक्स्ट वन, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय रूटीन क्लोरिनेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो पानी को डिसइंफेक्ट करना, रूटीनली क्लोरिनेट करना, किसका उदाहरण है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस का, कंकरेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल, या फिर प्री करेंट। ये होगा आपका प्री करेंट। क्या होगा, प्री करेंट डिसइंफेक्शन। अगला है, मिड डे मील प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो मिड डे मील प्रोग्राम भारत में कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 1995 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, Which type of family nurse contact will provide you with the best opportunity to observe family dynamics? कौन सी फैमिली नर्स है जो प्रॉपर एक बेस्ट डायनामिक बताएगी, फैमिली डायनामिक के लिए ऑब्जर्व करेगी प्रॉपरली, क्लिनिक कंसल्टेशन, ग्रुप मीटिंग, होम विजिट, या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये आपका फैमिली डायनामिक्स की बात की जा रही, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो होगी होम विजिट। क्या होगी, घर घर जाके जो भी आप डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं उससे प्रॉपरली। नेक्स्ट है आपको, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। 24 घंटे से ज़्यादा का ORS सोल्यूशन हो जाए तो नहीं देना है, इसके कंपोनेंट आते हैं, ऑस्मोलैरिटी एग्जाम में आती है। अगले क्वेश्चन में आपको 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की गई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में जो इंडिया का 3 टायर स्ट्रक्चर है वो क्या है, तालुक, जिला परिषद, पंचायती राज, या फिर राज्यसभा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पंचायती राज। क्या होगा, पंचायती राज। नेक्स्ट वन इज PMJAY इज एन एक्रोमेन। तो PMJAY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो। जो भी डाउट रह जाए आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। जिन्होंने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आपको डायरेक्ट भी अवेलेबल है, और जो लोग डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे उनको डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना होगा। और जो लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा बम्पर ऑफर चल रहा है, जो भी लोग लेना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।